गोरी बहू की काली किस्मत। सलोनी एक गोरी चिट्ठी पढ़ी लिखी सुंदर लड़की थी। उसकी मां जानकी ने बिना अपनी बेटी की मंजूरी के नमन नाम के सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी तय कर दी और उसकी फोटो देखकर सलोनी बम की तरह फटते हुए कहती है, माँ, ये क्या है? इतना गंदा मजाक तो मत करो मेरे साथ। इसे देखिए और मुझे देखिए। कहाँ से लगता है कि हम दोनों पति पत्नी भी हो सकते हैं? बेटा, मैंने सब सोच समझ कर ही तेरी शादी तय की है और शादी तोड़ने के बारे में तो सोचना भी मत। नमन बहुत अच्छा लड़का है। अरे तू दोनों हाथ से पैसा उड़ाएगी। नहीं माँ, मुझे उससे शादी नहीं करनी। मैं ईद का चांद हूँ और वो काली अमावस की रात। देख सलोनी, लड़का अच्छे घर का है और तेरी शादी होगी। सलोनी अपनी माँ की एक बात नहीं सुनती और अपने कमरे में बंद हो जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं। उसकी माँ उसे खूब समझाती है और आखिर में उसकी शादी ना चाहते हुए भी नमन से हो जाती है। तभी रात में जब सलोनी घूंघट करके बैठी थी तो नमन उसके करीब आता है। ये देखकर सलोनी खुद घूंघट उठाकर बोलती है, देखिए, मैं आपकी गलतफहमी को आज ही दूर कर देती हूँ। मेरी मर्जी से ये शादी नहीं हुई है। मैंने अपनी मम्मी पापा की खातिर शादी की है। आप जैसे लड़के से शादी करने का मैंने कभी सोचा ही नहीं था। 16 सोमवार के व्रत रखे थे मैंने शिव जी के इतने मन से, और मिला क्या मुझे? आप जैसा काला पति। सलोनी जी, मैं नहीं जानता कि आप पर शादी करने का दबाव है। दूसरी बात, आपको मेरे कालेपन से दिक्कत है, लेकिन एक बार मुझ पर भरोसा करिए, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। इंसान को सूरत से नहीं, सीरत से देखना चाहिए। जो भी हो, मैं आपके साथ इस वक्त पति पत्नी की तरह रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे समय दीजिए। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन आप मेरे साथ दोस्त की तरह तो रह सकते हैं ना? मुझे एक मौका दीजिए। ठीक है। ये कहकर दोनों अलग अलग सो जाते हैं। अगले दिन सलोनी तैयार होकर अपनी सास अंजना के पैर छूती है। जीती रह बहू। अच्छा बहू, तू थोड़े गहने वहने पहनकर तैयार हो जा। वो क्या है ना, तेरी मुंह दिखाई की रस्म रखी है मैंने। जी माँ जी, मैं होती हूँ तैयार। कुछ देर बाद सलोनी तैयार होकर घूंघट करके हॉल में आकर बैठ जाती है। तभी पड़ोसन माया कहती है, अरे बहू, तूने बड़ा इंतजार करवा दिया। तभी माया उसका घूंघट उठाती है, जिसे देखकर वो शगुन देकर बोलती है, हाय रब्बा अंजना, बहुत बहुत सोहनी बहू लाई है। अरे पूरी रसमलाई जैसी गोरी चिट्टी है। ऐसी बहू तुझे कहाँ से मिल गई? बस मिल गई। बड़ी सुंदर है मेरी बहू वैसे। वो सब तो ठीक है, पर तेरे काले जैसे बेटे के साथ तेरी सलोनी बहू कैसी रहेगी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि बहू तो उससे शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गई। अब इन्हें क्या बताऊं कि मेरी नामंजूरी से शादी हुई है, लेकिन मेरी किस्मत में ये काला दाग आ गया। कल्याणी, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बोलने की? मेरा बेटा किसी से कम नहीं है। सरकारी नौकरी है उस पर। ओहो, अब समझी। बहू, कहीं पैसों के लिए तो तूने नमन से शादी नहीं की? आंटी, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से बोलने की? मैंने पैसों के लिए शादी नहीं की। तो ऐसी छोटी सोच वाली बातें आप अपने छोटे से दिमाग में रखें। गोरा होने का भी कोई फायदा नहीं जब किस्मत में काला पति ही मिलना हो। इसे कहते हैं गोरी बहू की काली किस्मत। तू गोरी है, कम से कम मैं तुझ पर 2000 का नोट तो न्यौछावर कर ही सकती हूँ। उन दोनों की ये बदतमीजी देखकर उन्हें घर से रफा दफा कर देती है। तभी अंजना कहती है, बहू, तू इनकी बात का बुरा मत मानना। हाँ माँ जी, मैं क्यों बुरा मानूंगी? मुझे तो बुरा लगता ही नहीं है ना। ताना देकर सलोनी अपने कमरे में चली जाती है। शाम को नमन ऑफिस से आकर उससे कहता है, सलोनी जी, शादी के बाद मैंने आपको कुछ तोहफा नहीं दिए, इसलिए चॉकलेट लाया हूँ। दूसरा, हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा जानते नहीं हैं, इसलिए मैं आपको अपने साथ डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। मैंने आपको कल रात सब कुछ कह दिया था ना, फिर भी आप मेरी बात समझते क्यों नहीं है? आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद यू। सलोनी जी, मैंने आपसे एक मौका मांगा था। प्लीज प्लीज चल लीजिए सलोनी जी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। दीजिए अब चॉकलेट। सलोनी उससे चॉकलेट ले लेती है। नमन मन में बोलता है, सलोनी बाहर से सख्त होने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल नरम है। मैं जानता हूँ, एक दिन आप मुझे अपना ही लोगी। कुछ देर बाद दोनों एक रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं, जहां दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं। तभी उन्हें देखकर साथ वाली टेबल वाले कहते हैं,
अरे जरा इन दोनों की जोड़ी तो देखो, वाइफ इतनी गोरी है पर पति काला सा। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जरूर पति सरकारी नौकरी वाला होगा, इसीलिए दोनों की शादी हो गई। हाँ, आजकल तो दुनिया में यही सब हो रहा है। ये सारी बातें वो दोनों सुन लेते हैं और सलोनी कहती है, देखा आपने, वो दोनों हस्बैंड वाइफ किस तरीके से हमारा मजाक उड़ा रही हैं। इसीलिए मैं आपके साथ बाहर नहीं आना चाहती थी। मुझे पता है बाहर जाएंगे तो कोई ना कोई टोकेगा ही हमें देखकर। सलोनी, दुनिया 100 बातें बोलेगी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों की सारी बातें सुनो। इनका काम यही है। चलिए यहाँ से, मुझे अब डिनर नहीं करना। सलोनी जी, मेरी बात तो सुनिए। सलोनी जी। इस तरह से दोनों घर चले जाते हैं। दोनों के बीच इस बात को लेकर काफी बहस होती थी। अगर नमन सलोनी को मनाकर शॉपिंग पर ले जाया करता था तो वहीं सब सुनने को मिलता था। वक्त बीतता है। एक दिन अंजना सत्संग में गई थी। सलोनी स्टूल पर चढ़कर रसोई की सफाई कर रही थी। अचानक से उसे चक्कर आ जाते हैं। तभी नमन आकर उसे संभाल लेता है। वो कहता है, अरे सलोनी जी, ये क्या हुआ आपको? आपका पूरा शरीर इतना तप क्यों रहा है? तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, वो मुझे कल रात से बुखार था। अरे तो बताया क्यों नहीं मुझे? काम करना जरूरी था। जी माँ जी घर पर नहीं है, सारा काम फैला पड़ा है तो सफाई तो करनी होगी ना, खाना भी बनाना बाकी है। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, सारा काम मैं कर लूंगा, आप बस आराम कीजिए। ऐसा कहकर नमन उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी करता है। फिर उसे जूस पिलाकर दवाई दे देता है, जिसके बाद वो सो जाती है और घर की सफाई करता है, खाना बनाता है, कपड़े धोता है। कुछ देर बाद सलोनी उठकर अपने कमरे से बाहर निकलती है कि नमन कहता है, अरे आप उठ गई? मैंने मना किया था ना बेड से नहीं उठेंगे। चलिए वापस जाइए, आराम करना है आपको बस। अरे पर मुझे काम तो देखने दीजिए। ओहो, मैंने सब काम कर लिया। विश्वास नहीं होता तो खुद देख लीजिए, ये रहा खाना। उसके ये कहने पर सलोनी घर को चमचमाता हुआ पाती है। ये देखकर वो कहती है, अरे वाह नमन जी, आपने तो सच में सारा काम कर लिया। आपको खाना बनाना भी आता है? हाँ, आपकी शादी एक मल्टी टैलेंटेड लड़के से हुई है, बस दिखने में मार खा गया मैं। अरे ऐसा मत बोलिए, नमन कितने अच्छे हैं, मेरी फिक्र करते हैं, सारा काम भी कर लिया उन्होंने तो। तभी नमन उसे अपने हाथ से जूस पिलाता है कि दरवाजे पर बैल बजती है और उसकी सहेली पायल आकर कहती है, अरे सलोनी कैसी है तू? और ये जीजा जी है क्या? बुखार में हूँ यार। हाँ, ये तेरे जीजा जी हैं। व्हाट? तू इतनी गोरी चिट्टी सुंदर होकर काले लड़के से कैसे शादी कर सकती है? हर जरा खुद को और इसे तो देख ले, तूने तो अपनी लाइफ बर्बाद कर ली यार। पायल कुछ भी मत बोल, तू ऐसे नहीं कह सकती। अरे यार मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। अरे 4 लोग तुझे क्या बोलेंगे जब तू बाहर इनके साथ जाया करेगी? 4 लोगों की तो पता है मुझे, पर तू भी ऐसे बोलेगी ये नहीं पता था। देख पायल, तू दोबारा फिर कभी नमन को इस तरह से मत कहना। ये जैसे भी हैं ये बहुत अच्छे हैं, इनका नेचर बहुत अच्छा है। चाहे सूरत कैसी भी हो लेकिन सीरत तुझसे तो अच्छी ही है। पता भी है मुझे बुखार था, इन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा है। ऐसा पति हर किसी को नहीं मिलता। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। शायद ये मेरे 16 सोमवार के व्रत का ही फल है। मैंने इन्हें स्वीकार कर लिया है। नमन जी, पायल ने आपको जो भी बोला और मैंने भी आपको जो कुछ भी कहा है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सलोनी जी, मुझे अच्छा लगा आपकी ये बात सुनकर, शुक्रिया। जीजू मुझे माफ कर दीजिए। तू खुश है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा मैं चलती हूँ अब। ये कहकर पायल चली जाती है। साथ ही सलोनी अपने पति की सूरत नहीं सीरत को अपनाकर उसके साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है। 3 काली बहू की जादुई मुल्तानी मिट्टी। सोनगढ़ गांव में रहने वाली त्रिवेणी की 3 बहुएं थीं। तीनों बहुओं का रंग बेहद ही काला था, जिस कारण त्रिवेणी उन्हें देखकर कुड़कुड़ाती रहती थी। कमाल है, सवेरे के 10 बज गए। जाने ये शन्नो चाय बना रही है या बीरबल की खिचड़ी। अरियो शन्नो रानी, चाय मिलेगी या आज मुझ पुड़िया का दिन सूखे सूखे ही बिसरेगा। त्रिवेणी ऐसा कह ही रही थी कि उसकी बहू काजल चाय का कप बढ़ाती हुई बोलती है, ये लीजिए माँ जी चाय। अपनी काली बहू को देखते ही त्रिवेणी बेबाक सा मुंह बनाकर बोलती है, बेड़ा गर्क हो इस बेरन बला का। सवेरे सवेरे अपना काला थोबड़ा लेकर चली आई। अब तो पूरा दिन घनघोर ग्रहण में बदल जाएगा। मैंने शन्नो को बुलाया था। माँ जी, शन्नो ने सवेरे फोन पर बताया था कि आज वो नहीं आएगी। मैंने भी एकदम नापे तुले हाथ से चाय बनाई है, जैसी आपको पसंद है। अरे इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए मेरे, जो मैं तुझ काली कमली के हाथ से बनी चाय पीऊं।
जाने तुम तीनों कलमोहिन के बाप ने ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई मेरे पति को जो उन्होंने मेरे चांद से बेटों की तुम काली स्याह से शादी कर दी। न सर से पांव तक कोयले की खान, ऊपर से चितका भरा चेहरा। अरे शक्ल अकल कहीं से भी तुम तीनों मेरे बेटों से मेल नहीं खाती। इतना सब कुछ सुनकर काजल की आंखों से आंसू छलक जाता है और वो बिलखती हुई रसोई घर में चली जाती है। जाके किसी कोने को पकड़ कर रो। क्या हुआ काजल, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं सावरी जीजी, फिर से सासू माँ के ताने बाने सुनकर आ रही हूँ। शांत हो जाओ काजल, हमारे चेहरे का पक्का रंग हमारे शादीशुदा जीवन के लिए जख्म बन गया है, जिसे माँ जी के कड़वे बोल आए दिन कुरीदने का काम करते हैं। अभी तीनों बहुएं बातें ही कर रही थीं कि अचानक से सांवरी के कमरे से अनिल की आवाज आती है। अरे सांवरी, कहाँ मर गई, जल्दी आ। जीजी हम रसोई संभालती हैं, तुम जाओ, जेठ जी उखड़ी हुई लग रहे हैं। सांवरी डरी सहमी हुई कमरे में बाहर आकर बोलती है। क्या हुआ अनिल, आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? आ गई कल मुही, चेहरे की काली कानों में भी जम गई है क्या? तेरे पिछले 5 मिनट से गला फाड़ रहा हूँ, जल्दी से मेरी नीली शर्ट खोज कर दे। सांवरी कप कपाते हुए हाथ से शर्ट खोजती है। कुछ देर बाद अनिल, पूरी अलमारी छानबीन कर ली, आपकी शर्ट इसमें नहीं है। तेरे इस काले रंग ने पूरे कमरे को अंधेर नगरी में बदल रखा है। ऐसे में यही होगा, जाने कौन से कर्म किए थे जो तुझ जैसी काली बैरन मेरी बीवी बन गई। ये पहली दफा न था जब सांवरी को अनिल से ऐसा सुनना पड़ रहा था। इतना कुछ सुनाकर अनिल दफ्तर के लिए निकल जाता है और सांवरी अपनी सिसकियों को मन के भीतर समेट लेती है। समय गुजरता है, एक दिन की बात है। कहाँ हो मेरी काली बहुओं? जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ, वो क्या है ना, कई घंटों से मैंने अपनी काली बहुओं की शक्ल नहीं देखी थी ना, इसीलिए बस अपने काले कानों के पर्दे खोलकर सुनो। ये पकड़ो पैसे और बाजार जाकर मेरे लिए फल और बनाने के लिए भाजी तरकारी ले आओ। और हाँ खबरदार, जो इस बार बैंगन लिए तो जैसा खुद का रंग है वैसी ही काली सब्जियां उठा लाती हो, हरी सब्जियां लाना। जी माँ जी। तीनों बहुएं झोला लिए बाजार आकर फल और सब्जियां खरीद लेती हैं। तभी लौटते वक्त बाजार के शुरुआती छोर में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति मुल्तानी मिट्टी बेचते हुए बोलता है। जादुई मुल्तानी मिट्टी की माया, बदल दे काली छाया। जादुई मुल्तानी मिट्टी की माया, बदल दे काली काया। ये सुनकर तीनों काली बहुएं वहाँ आती हैं। काका, अभी आपने जो कहा वो सच है या महज एक मिथ्या? खरा सच है बेटी, जो भी इस जादुई मुल्तानी मिट्टी को अपने चेहरे पर लगाता है वो सुंदर हो जाता है। क्या सचमुच ही जादुई मुल्तानी मिट्टी है? कितना मोल है इसका? बेटी जो मन चाहे दे दो। ये सुनकर तीनों बहुएं कुछ पैसे देकर मुल्तानी मिट्टी खरीद लेती हैं। तभी जाते वक्त मन को कहता है, सुनो बेटी, इस मुल्तानी मिट्टी को नित्य दिन लगाना, इसे तुम्हारे काले चेहरे की काया पलट होने लगेगी। मगर इसे किसी गलत हाथों में न पड़ने देना, वरना ये हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तीनों बहुएं उस जादुई मुल्तानी मिट्टी को लेकर घर चली आती हैं और देर रात तीनों काली बहुएं जादुई मुल्तानी मिट्टी को अपने चेहरे और हाथ पांव पर लगाकर उसके सूखने की बाट जोहती हैं। कुछ देर बाद वो आईने में खुद का खिला हुआ चेहरा देखकर दंग रह जाती हैं। अरे ये तो कमाल हो गया, हम तीनों के चेहरे सचमुच में एकदम से चमक दमक उठे। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि हम सचमुच में इतनी गोरी और सुंदर हो चुकी हैं। हाँ, उस काका का कथन सच निकला। इस जादुई मुल्तानी मिट्टी की बदौलत हम काली बहुओं का चेहरा बेहतर हो गया है। अगली सुबह तीनों बहुएं सज संवर कर अपनी सास के पास चाय लेकर आती हैं। ये लीजिए माँ जी चाय। अरे ये तुम्हारी अंधेर नगरी की काया कैसे बदल गई? कौन सा रूप मंत्र आजमाया है तीनों ने, ये बताओ जरा। वो माँ जी, दरअसल ये जादुई माँ जी जिज्जी जिनका जादू कहने की कोशिश कर रही हैं। वो क्या है कि हम तीनों घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर रहे थे, ये उसी का असर है। ऐसा बोलकर कामिनी जादुई मुल्तानी मिट्टी की बात को बदल देती है। समय गुजरता है, हर एक रात तीनों बहुएं जादुई मुल्तानी मिट्टी लगाया करती, जिससे उनका चेहरा एकदम शीशे के समान बदल चुका था। ये देखकर त्रिवेणी को अंदर ही अंदर अपनी तीनों बहुओं की सुंदर चेहरे से ईर्ष्या होने लगी। जाने ये तीनों बैरन बहू ऐसी भी कौन सा घरेलू नुस्खा आजमा रही हैं कि इनका चेहरा दिन पर दिन गुलाब की तरह खिलता जा रहा है और इनका काला रंग तो एकदम मैदे की तरह उजला हो गया है। कैसा रहेगा अगर इन तीनों के सुंदर चांद से चेहरे पर दाग बन जाए। उस सांझ जब तीनों बहुएं खाना बनाकर टेबल पर लगाती हैं, तब त्रिवेणी उनके बनाए खाने में जानबूझकर कमी निकालते हुए बोलती है, थू, अरे ये भी कोई खाना है? विधवासी दाल हल्दी का दूर दूर तक अता पता नहीं, और तो और ये अधपके चावल और रोटियों की तो दशा ही निराली है।
कहीं से जले कहीं से पके। मगर माँ जी, हम तीनों ने तो एकदम रोजाना की तरह खाना बनाया है। हाँ माँ जी, हमने नपे तुले हाथों से तेल मसाला डाला है। तो तुम तीनों कहना चाहती हो कि मैं जानबूझकर कमी निकाल रही हूँ? ऐसा कहकर वो त्रिवेणी गर्मा गर्म दाल उनके चेहरे पर फेंक देती है, जिससे तीनों बहुएं छटपटाती हुई चीखती हैं। आह आह माँ, हमारा चेहरा। त्रिवेणी चालाकी से अपनी चाल को अंजाम देती है और कहती है, अब ये तीनों अपने जले चेहरे के दाग धब्बों को हटाने के लिए जो भी घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करेंगी उसका पता मुझे चल जाएगा। तीनों बहुएं रोती बिलखती हुई देर रात जादुई मुल्तानी मिट्टी की पोटली को खोलकर उसका लेप बनाकर अपने चेहरे पर लगाती हैं। खिड़की पर खड़ी त्रिवेणी ये सब देख लेती है। इसका मतलब इस जादुई मुल्तानी मिट्टी ने इन काली कपटी के मुखमंडल को बदला है। उस रात तीनों बहुएं के सो जाने के बाद त्रिवेणी उस मुल्तानी मिट्टी का लेप बनाकर अपने चेहरे पर लगाकर बोलती है, अब ये जादुई मुल्तानी मिट्टी मेरे रूप को स्वर्ग की मेन का मेना बदले तो कहना, फिर मेरी तीनों बहुओं मेरे आगे पानी भरेंगी। कुछ देर बाद जब त्रिवेणी अपने चेहरे से उस मुल्तानी मिट्टी को हटाती है तो उसका चेहरा एकदम काला बेरंग बन चुका था। ये मेरा चेहरा, ये क्या बला है? आवाज सुनकर तीनों बहुएं त्रिवेणी के पास आती हैं। माँ जी, आपके चेहरे पर ये क्या हो गया? बहू, मैंने तुम तीनों से ज्यादा सुंदर होने की होड़ में वो जादुई मुल्तानी मिट्टी लगाई थी, मगर सब बिगड़ गया। कुछ करो। माँ जी शांत हो जाइए। ये जादुई मुल्तानी मिट्टी, माँ जी को माफ कर दो। अचानक त्रिवेणी का रूप पहले जैसा हो जाता है, जिसके साथ मुल्तानी जादुई मिट्टी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। माँ जी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो चुका है। बहू, तुम तीनों मुझे माफ कर दो। आज मेरे अकल के पर्दे खुल चुके हैं। इंसानों की पहचान उसके तन की सुंदरता के आधार पर नहीं, बल्कि मन की सुंदरता से होती है। इस तरह अंत में सास बहू के बीच सदा के लिए सम्मति स्थापित हो जाती है और वो एक ही छत के नीचे हंसी खुशी रहने लगती हैं। 4 काली ननद की एक गोरी भाभी। घर का हर एक कोना फूलों की खुशबू से महक उठा था। रंग बिरंगे लड़ियों की जगमगाहट घर के आंगन को उजागर कर रहा था। आखिरकार आज सरिता देवी के बेटे अश्विन की शादी जो थी, तभी फूलों से सजी धजी गाड़ी उनके घर के आगे आ रुकती है, जिसके भीतर से लाल सुर्ख जोड़ा पहने हुए सुंदर सा रूप सजाए सरिता की नई नवेली गोरी बहू चांदनी बाहर निकलती है। शनाया, कावेरी, काजल, किरण, अरे कहाँ हो चारों की चारों? जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ। सरिता के शब्द खत्म होते देर नहीं होती कि उसकी चारों काली बेटियां आरती की थाली लिए दरवाजे पर आकर एक ही सुरताल में बोल पड़ती हैं। आइए हमारे भाई राजा की अर्धांगिनी, हमारी प्यारी भाभी, आपकी चारों ननद आपका स्वागत करती हैं। जैसे ही चांदनी अपना घूंघट हटाती है, उसका चांद सा चमकता चेहरा देखकर चारों काली ननद दंग होकर बुदबुदाने लगती हैं। अरे काजल, किरण, शनाया, देख रही हो, हमारी भाभी तो हूर की परी के जितनी रूपवती है। हाँ सचमुच, हमारी भाभी तो एकदम भाभी जी घर पर है कि टीवी सीरियल की गोरी मेम की जैसी है। चारों काली बहनों को खुसुर फुसुर करता देख सरिता की पड़ोसन तारा तफरीबाजी करते हुए कहती है, अरे लागत है भाभी गोरा रंग तुम चारों काली ननद की आंखों में नहीं समात है। जैसे डाल पर बैठकर काला कौआ नदी में नाचते हंस को निहारत है, वैसे ही ये चारों चिंदी चोर काली ननद अपनी गोरी भाभी को टिकट टिकट ताक रही है। तारा की यह बात सुनकर चांदनी के मुंह से हंसी छूट जाती है। देख रही हो तुम तीनों, हमारे काले रंग के कारण भाभी के मुंह से भी हंसी के हंसगुल्ले फूट रहे हैं। अरे जाने दो, आज भाभी हमारे परिवार का हिस्सा बनी है, इसलिए तकरार से नहीं प्यार से इनका स्वागत करते हैं। चारों काली ननद खुश मन से बारी बारी से अपनी गोरी भाभी की आरती उतारती हैं और जैसे ही चांदनी अपने कमरे में आती है, चारों ननद इसके दरवाजे पर खड़ी होकर कहती हैं, आहा भाभी, आप यूं खाली हाथ अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि अंदर जाने के लिए आपको अपनी ननद का नेक देना होगा। यह सुनकर चांदनी अटपटा सा मुंह बनाकर कहती है, कहो क्या चाहिए तुम चारों को? कुछ खास नहीं, बस हम चारों बहनों को अपनी गोरीपन से ब्यूटी टिप्स दे दीजिए, ताकि आपकी चारों काली ननद भी अपना थोबड़ा थोड़ा तो निखार सके। अपने गोरे रूप की बड़ाई सुनकर चांदनी गुमान दिखाती हुई कहती है, मेरी सिंप्लिसिटी ही मेरी सुंदरता का राज है। भगवान ने तुम्हारी भाभी को रज रज के बनाकर भेजा है। भाभी, आप अपने गोरेपन की गुमान की आड़ में हम चारों काली ननद को भिगो भिगो कर जूते क्यों मार रही हैं? मैं भला क्यों आपको जूते मारूंगी? मेरी काली पीली प्यारी ननद जी, आपकी भाभी तो केवल आपको आईने से भेंट करवा रही थी।
गोरी भाभी और काली ननद के बीच नोक झोंक होने लगती है, जिसे देखकर चारों ननद कहती हैं, भाभी आप आराम कीजिए, शादी ब्याह की भागदौड़ में थक गई होंगी। चारों काली बहनों के जाते ही चांदनी खुद में बुदबुदाते हुए बोलती है, चलो अच्छा है पीछा छूटा, वरना मेरी ये काली ननद जाने और कितनी देर मेरा भेजा फ्राई करती। रात की बेला बीतने के साथ सवेरा हो जाता है। चांदनी सूरज की लालिमा के साथ जागकर काम करने में जुट जाती है। तभी उसकी चारों ननद रसोई घर में आती हैं और वह चीखते हुए कहती हैं, आ! क्या हुआ भाभी, आप चीख क्यों रही हो? हम चारों तो बस आपका हाथ बटाने आई थी। मुझे तुम चारों की मदद की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, मैं अकेले ही सब हैंडल कर लूंगी। अरे ऐसे कैसे भाभी, हम आपकी मदद करेंगी। हाँ, ताकि 2 तिनके सरका कर तुम ननद को माँ जी के सामने महारथी बनने का बहाना मिल जाए। भाभी आप हमें गलत समझ रही हैं, ये तो हम चारों बहनों के बरसों का सपना था कि हम भाभी के साथ काम करें। मेरा हाथ बटाने से बेहतर है जाओ जाकर अपने उस काले भद्दे रूप पर ध्यान दो। ये सुनकर चारों बहन बिना कोई जवाब दिए कमरे में आकर बात करने लगती हैं। अरे हमारी ये गोरी भाभी तो बड़ी ही गुस्सैल है, कभी भी हम काली बहनों से मीठे मुंह 2 बोल नहीं बोलती। शायद भाभी हमारे काले रंग से खिंची रहती हैं, क्यों ना हम चोरी छिपे भाभी के गोरेपन का राज पता करें। हाँ ये सही है। अगले दिन पौ फटने के साथ चारों काली ननद चांदनी के कमरे की खिड़की पर तने हुए ताक लगाए हुए खड़ी हो जाती हैं। तभी चांदनी नहा धोकर बाथरूम से बाहर आकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। अरे देखो, भाभी शीशे के सामने आ गई हैं। अब हमें इनके नेचुरल गोरे लुक का राज पता चल जाएगा, तब हम चारों भी अपने कालेपन की काया पलट कर देंगे। कुछ ही देर में चांदनी सिंदूर बिंदी लगाए बाहर निकल आती है और अपनी चारों ननद को देखकर कहती है, अच्छा तो तुम चारों अब छुप कर मेरी ताका झाकी कर रही हो? नहीं भाभी, वो हम तो बस क्या? भाभी हम तो बस आपको इसलिए सजते देख रहे थे क्योंकि हमें तो लगा था कि। तुम्हें क्या लगा था कि मैं सुंदर दिखने के लिए मेकअप लपेटती हूँ? अरे मेरी नासमझ ननद की टोली, इंसान लीपा पोती करके चंद पल के लिए बदल सकता है। तुम चारों काली होने के साथ मंद बुद्धि भी हो। गोरे होने की होड़ में तुम्हें अपनी भाभी की बात पल्ले ही नहीं पड़ती, क्योंकि तुम चारों के काले भेजे में तो भूसा भरा है। भाभी आप इतनी गोरी चिट्टी हो इसलिए इतनी आसानी से लंबा चौड़ा लेक्चर दे रही हो, मगर अपना काला रूप देखकर हम कितना कुड़ती हैं आप क्या जानो। चारों काली ननद आंखों में आंसू लिए वहां से चल देती हैं और गोरा होने की होड़ में तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगती हैं, जिसे देखकर चांदनी कहती है, तुम चारों इतने सारे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट यूज कर रही हो, जानती भी हो एक साथ इतनी तरह तरह के प्रोडक्ट लगाने से कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा काला चेहरा सुंदर और बेदाग होने के बजाय खराब हो जाए। चांदनी की बात सुनकर चारों काली ननद बोलती हैं, भाभी आप साफ सीधे ये क्यों नहीं कह देती कि हम चारों काली ननद का जरा सा निखरता रूप देखकर आप जल भून रही हैं। तुम चारों मेरी बातों का गलत मतलब समझ रही हो। तुम मेरी ननद हो, इसलिए भाभी होने के नाते समझाना बुझाना मेरा फर्ज था। इतने के बाद चांदनी भी वहां से चली जाती है और हर रोज बदल बदल कर तरह तरह ब्यूटी संसाधन अपना चारों ननद के चेहरे पर साइड इफेक्ट दिखता है और चारों अपना चेहरा खुजाते हुए हॉल में आती हैं, जहां सरिता और चांदनी बैठी बातें कर रही थी। अरे क्या बात है, खाज खुजली की प्रतियोगिता में भाग लिया है तुमने? ये कुत्ते बिल्ली की तरह चेहरा क्यों नोच रही हो? इस पर चारों ननद रोते हुए सारी बात बताती हैं और चांदनी कहती है, देखा गोरा होने की खातिर तुम चारों ननद ने कितनी भारी नादानी कर दी। मैं तुम्हें कुछ भी समझाती थी तो तुम्हें लगता था कि भाभी गोरेपन का गुमान झाड़ रही हैं। अब देखो कैसा कितने अनगिनत चांद तारे निकल आए हैं चेहरे पर। भाभी कुछ कीजिए, हमारा चेहरा जल रहा है। चांदनी झटपट से मुल्तानी मिट्टी का लेप बनाकर बारी बारी से अपनी चारों काली ननद को लगाती है, जिसके कुछ घंटे बीतने के बाद उनके चेहरे की खुजली शांत हो जाती है और चांदनी कहती है, अब कैसा महसूस हो रहा है तुम चारों को? भाभी हम चारों ने आपके समझाने बुझाने के बावजूद भूल की, फिर भी आप हमसे शांत लहजे में बात कर रही हैं। ऐसे तो आप हम पर हमेशा उखड़ी रहती थी। मेरी नादान ननद, जैसे नारियल का बाहरी हिस्सा सख्त होता है और अंदर से मुलायम, वैसे ही तुम्हारी भाभी के बोलचाल की भाषा थोड़ी कड़क है। मगर मैं पहले दिन से ही तुम्हें भले की शिक्षा देती रही। आज तुम चारों का चेहरा खराब होते होते रह गया।
अब से ये महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट के पैतरे छोड़ दो और ये लो। ये क्या है भाभी? ये हल्दी चंदन का लेप है। इसे लगाने से मेरी चारों ननद के भीतर की खूबसूरती खुद ब खुद निखर आएगी। इसे अपनी भाभी का भेंट समझो और याद रखो, हर इंसान खुद में खूबसूरत है। ये सुनकर चारों ननद खुशी से खिलखिलाते हुए कहती हैं, शुक्रिया चांदनी भाभी। इसी के साथ चार काली ननद की गोरी भाभी की कहानी होती है यही समाप्त। इंसान का खुद का आत्मविश्वास ही उसे सबसे खूबसूरत बनाता है। गांव की नटखट बहू। अनीता पेड़ पर चढ़कर जामुन खा रही थी कि थोड़ी ही दूर पर दो बुढ़े आदमी बातें कर रहे थे। तभी अनीता के दिमाग में कोई मस्ती सूझती है। ऊपर से ऐसे लग रहे हैं जैसे दो अंडे उबल रहे हों। अभी इनकी टांट पर दो जामुन फेंक कर मारती हूँ। ये बोलते ही अनीता उन बुढ़ों के टकले पर दो जामुन फेंक कर मारती है। तभी वो दोनों बुढ़े अपना सर पकड़कर बोलते हैं, अरे कौन है? ये जामुन कैसे आया? मेरी चांद पर किसने मारा? अरे राम रे, मेरी चांद पर भी किसी ने दो जामुन फेंक कर मारे। कैसे पागलों की तरह दोनों बुढ़े टुकुर टुकुर आसपास देख रहे हैं, पर उन्हें क्या पता अनीता नाम की चिड़िया ऊपर से ही इन्हें फिर से जामुन मारने वाली है। ये गया। ये बोलकर अनीता फिर से उन दोनों के सर पर जामुन फेंक कर मारती है कि वो दोनों देख लेते हैं। अरे राम रे, अरे कौन है जो जामुन मार रहा है? अच्छा तो तू है अनीता की बच्ची। रुक जा छोरी, अभी तुझे बताता हूँ। जब दो छड़ी पड़ेंगी अकल ठिकाने आ जाएगी। अच्छा, आप दोनों की बस की नहीं है मुझे पकड़ना। पहले मेरे पीछे भाग तो लो। बड़े आए मुझे पकड़ने वाले। मैं तो चली नटखट अनीता। ये कहते अनीता भाग जाती है और रसोई की खिड़की से घुसकर रसोई में आकर अपने कपड़े ठीक कर लेती है और जामुन को छुपा देती है। इतने में सास वंदना की आवाज आती है, अरे ओ बहुरिया, तेरी रोटी सब्जी बनी कि नहीं? बन गई माँ जी। आपके लिए खाना लगा दूं? बड़ी देर कर दी, चला जा साथ में खाना खाएंगे। जी माँ जी। दोनों सास बहू खाना खाने बैठते हैं कि इतने में दरवाजे पर रमेश और मुकेश आवाज लगाते हैं, अरे ओ वंदना, वंदना बहन जी तनिक बाहर आइए, अपने बहू के कर्म को संभालिए। देख लीजिए, समझा लीजिए अपनी बहू को। बहू ये क्या है? अब दरवाजे पर फिर कोई तेरी शिकायत की दस्तक लेकर आया? क्या कांड करके आई है? बता दे मुझे पहले ही। कुछ नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो खाना ही बना रही थी। तू कुछ ना करे इसकी उम्मीद तो मैं तुझसे कर ही नहीं सकती। मुझे ही जाना पड़ेगा बाहर। तभी खाना छोड़कर वंदना और उसके पीछे पीछे छुपकर अनीता जाती है और कहती है, बताइए क्या कर दिया मेरी बहू ने? हमारी जुबान थक जाएगी, लेकिन आपके बहू के कांड करने की गिनतियां कम नहीं होंगी। अभी 2 दिन पहले ही हम आपके दरवाजे पर आए थे कि आज उसने फिर हमें बुला लिया। पता भी है हम दोनों चुपचाप बैठे थे और पेड़ पर से जामुन फेंक फेंक कर हमारी सूनी चांद को तोड़ रही थी। और नहीं तो क्या, अरे सिर पर बाल होते तो इतना दर्द नहीं होता, लेकिन यहाँ तो 2 दर्द हैं। एक आपकी बहू ने जो जामुन मारा, दूसरा किस चांद पर एक भी बाल नहीं है। अब आपके सर पर एक भी बाल नहीं है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते ना अंकल जी। शर्म कर बहू, तू फिर बोली। हंसना बंद कर। देखो देखो कैसे आपकी बहू आपके सामने ही हमारे ऊपर हंस रही है। अरे थोड़ा तो इसे कंट्रोल में करिए। पूरे गांव वालों को इसने परेशान कर रखा है। अरे ऐसी नटखट बहू ही आपको अपने बेटे से ब्याने की क्या जरूरत थी? भाई साहब माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इसके कान पकड़कर इसे समझाऊंगी। तभी वंदना की बात समझकर वह चले जाते हैं। बहू तू सुधरेगी या नहीं, बता दे मुझे। माँ जी मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो बस जामुन खा रही थी। पेड़ पर चढ़कर? अरे तुझे शर्म नहीं आती बहू जो पेड़ पर चढ़ जाती है? तू कोई कुंवारा लड़का थोड़ी है, थोड़ी तो इज्जत रख बहू। इतना भी नटखट होना ठीक नहीं है। माँ जी बोर मत कीजिए, अब मैं जामुन खाने जा रही हूँ, बाय। ऐसा बोलकर अनीता अपने जामुन खाने चली जाती है। ऐसे ही जब वह कुएं से पानी भरकर ला रही थी तो फिर से उसके दिमाग में मस्ती सूझती है और वह मटका साइड में रखकर साथ वाली दुकान से पेन और पेपर मांगती है और लिखती है, सुनिए सुनिए, जिसको भी पैसे चाहिए वो मेरे पास आकर शाम को 5 बजे पैसे ले ले। अरे वाह, कलाकारी का तो कोई जवाब ही नहीं। इससे तो हरिया चाचा का बहुत अच्छा मजाक उड़ेगा। बहुत पैसे वाले समझते हैं ना खुद को।
भैया ये लो आपका पेन पेपर, शुक्रिया। ये बोलते ही अनीता उस पेपर के पीछे अपना थूक लगाकर हरिया चाचा के पीठ पर चुपके से चिपका देती है और वह साइकिल पर बैठकर अपने घर चला जाता है। आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं तो कुछ उसे पढ़कर खुश होते हैं। शाम को जब हरिया अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर आता है तो आधे गांव वालों की भीड़ उसके घर के आगे थी और वह बोलता है, अरे क्या बात है, आप सब लोग मेरे घर के आगे क्यों खड़े हैं? क्या हुआ? हाँ भाई, पैसे दो ना, तुम शाम को पैसे देने वाले थे, इसलिए तो हम सारे लोग यहाँ आए हैं। अरे पगला गए हो क्या? हमने कब बोला, कब किया वादा कि हम पैसे देंगे? देखो हरिया, हमसे झूठ नहीं बोलवो। वो तुम अपने पीठ पीछे एक कागज पर लिखा कर घूम रहे थे कि जरूरतमंद आकर हमसे शाम को पैसे ले जाएं। ये बात सुनकर हरिया अपने पीठ पीछे वह पर्चा निकालता है और देखकर कहता है, अरे ई सबू अनीता बहुरिया की वजह से हुआ है। तुम सब जानत नहीं हो का, वो गांव की सबसे नटखट बहू है, उसी ने हमरे साथ ये किया है जानबूझ कर बा। उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। अरे लो, सारा काम खराब कर दिया उस नटखट बहू को, तो हम छोड़ेंगे नहीं। अरे मैं तो सच मान बैठा था कि आज हम पर पैसों की भारी वर्षा होने वाली है, पर ये सब तो एक ख्वाब रह गए। चलो चलो सब अपने घर चलते हैं। ये तमाशा देखकर हरिया बौखला जाता है और वंदना के दरवाजे पहुंचकर उसे खूब खरी खोटी सुनाकर चला जाता है। तभी वंदना अपनी बहू का कान पकड़कर उसे अंदर लाकर बोलती है, अरे बहू, तू और कितनी बार मेरी गर्दन नीचे झुकवाएगी? अरे अब तो अपना नटखट पने जैसी हरकतें छोड़ दे। तू कोई कृष्ण भगवान नहीं है जो तेरी हरकतों को देखकर सब भूल जाएंगे। माँ जी छोड़िए ना, मुझे दर्द हो रहा है, कान पर बहुत तेज मरोड़ दिया आपने। हाँ, तुझे पता तो लगना चाहिए कि तूने क्या किया है। गांव वाले तेरे नटखट पने से हरिया चाचा के दरवाजे पर खड़े थे। माँ जी आपने देखा नहीं, उसने पिछली बार आपको पैसों का घमंड दिखाया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अरे बहू, रात गई बात गई। तभी उसका पति विपिन आ जाता है और वह बोलता है, माँ अब तो छोड़ दो मेरी पत्नी को। तुझे बड़ा दर्द हो रहा है, छोड़ दिया। अनीता बहुत भूख लग रही है, खाना लगा दो ना। अभी लाई। ये बोलते ही अनीता रसोई से खाना लाकर परोस देती है। जब सब खाना खा रहे होते हैं तो वह चुपके से नकली छिपकली टेबल पर डाल देती है। तभी वंदना धोती पकड़कर सोफे पर चढ़ जाती है और विपिन कुर्सी पर खड़ा हो जाता है। बहू बहू, छिपकली छिपकली हटा दे बहू, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मुझ पर चढ़ ना जाए। माँ, छिपकली, मम्मी। अरे विपिन, माँ जी आप दोनों कितने डरपोक हो, नकली छिपकली से डर गए, और ये छिपकली नहीं छिपकली होता है, देखिए। अरे अरे फेंक उसे। अच्छा तो ये तेरा किया धरा है, बहू तू बाज नहीं आने वाली है ना, न गांव के लोगों को छोड़ेगी ना हमें। हाँ माँ जी, वो क्या है ना, मैं थोड़ा बोर हो रही थी इसलिए मैंने आप लोगों को डरा दिया। आप तो जानते हो मैं कितनी नटखट बहू हूँ आपकी। ऐसे ही वक्त बीतता है और अनीता का नटखट करना बंद नहीं होता। वह किसी न किसी को अक्सर परेशान किया करती थी, घर में तो कभी गांव में। ऐसे ही एक दिन गांव में जागरण हो रहा था। जब प्रसाद बांट रहा था तो अनीता खीर में छिपकली को गिरते हुए देख लेती है, जिससे वह पूरी खीर जहरीली बन गई थी। वह प्रसाद कुछ लोगों में बंट चुका था। तभी चिल्ला चिल्ला कर अनीता उन सब को प्रसाद खाने से मना करती है और गिरा देती है। अरे प्लीज कोई भी प्रसाद को मत खाना, फेंक दीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। क्या कह रही है, तूने प्रसाद क्यों फेंक दिया? हाँ क्यों फेंक दिया? तभी अनीता उस खीर का बड़ा भगोना जमीन पर पलट देती है, जिसमें वह मरी हुई छिपकली सबके सामने आ जाती है। अब आप लोगों को समझ आया कि मैं आपको क्यों मना करी थी। ये सब खाकर आपकी जान भी जा सकती थी। शुक्रिया अनीता, तूने तो हम सबको बचा लिया, वरना हमारा क्या होता इस जहरीली खीर को खाकर। हाँ, शुक्रिया बेटा, तू चाहे कितनी भी नटखट हो लेकिन समझदार भी बहुत है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे ये दिन भी देखने को नसीब हुआ है कि ये सभी लोग मेरी बहू की तारीफ कर रहे हैं, जो मेरी बहू से कभी परेशान थे। इस तरह गांव वाले अनीता का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर से अनीता सबको परेशान करने लगती है। गांव की बहू वर्सेस शहर की बहू के संस्कार। कौशल्या पूजा की थाली लेकर घर को लौट आती है, जिसके बाद वो अपने पति और अपने दोनों बेटों को प्रसाद देने लगती है। तभी कौशल्या कहती है, अरे गुंजन, प्रीति अभी तक सो रही है क्या? उससे बोलो सुबह हो गई है, जल्दी से उठ जाए। अरे माँ जी, आप तो जानती हो प्रीति को, हम कितना भी जगाने की कोशिश कर लें वह 11 बजे से पहले सोकर नहीं उठेगी।
अरे बहू, आज घर में हवन है और सबका नहा धोकर तैयार होना बहुत जरूरी है। पूजा के वक्त अगर वह सोकर उठेगी तो पूजा खराब हो जाएगी। आप कहती हो तो मैं एक बार जाकर उसे उठाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा कहकर गुंजन प्रीति के कमरे में जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। अरे प्रीति, उठो। प्रीति देखो, आज हवन है। कल ही हमने तुम्हें समझाया था कि सुबह जल्दी उठ जाना और नहा धोकर तैयार हो जाना, लेकिन तुम हो कि अभी तक सो रही हो। माँ जी बहुत गुस्से में है, उठ जाओ। अरे अरे जाओ यहाँ से, जब देखो मेरी नींद खराब करती रहती हो। और कोई काम नहीं है क्या आपको? माँ जी से बोलो मैं पूजा में नहीं आने वाली। प्रीति की बात सुनकर गुंजन चुपचाप कमरे से बाहर निकल आती है और अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मेहमान आने वाले हैं और प्रीति तो अभी तक सो रही है। मगर माँ जी इसे ऐसे देखेंगी तो पता नहीं क्या क्या कहेंगी। एक काम करती हूँ, मैं जाकर हवन की तैयारियां कर लेती हूँ। गुंजन प्रीति की जेठानी होती है और वो बहुत संस्कारी होती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति शहर से शादी करके गांव में आई होती है। उसके इतने नखरे होते हैं कि सभी लोग उसकी हरकतों से परेशान होते हैं। कुछ ही देर में गुंजन हवन की सारी तैयारियां करके सबको बुला लेती है। देखते ही देखते मेहमान भी आने लगते हैं, जिसके बाद गुंजन एक एक करके सबके पैर छूने लगती है। आप सभी का स्वागत है, आइए, हवन बस शुरू ही होने वाला है। ऐसा कहकर गुंजन सबके पैर छूने लगती है। अरे बहू, जुग जुग जी और सदा सुहागन रहो। भगवान तुम्हारे जैसी संस्कारी बहू हर किसी को मिले। तभी वहाँ प्रीति अपने शरीर पर केवल टॉवल लपेटकर सबके सामने ऐसे ही पहुँच जाती है। अरे वाह, मेहमान तो आ भी गए। दरअसल मेरे कपड़े इस्त्री नहीं थे, इसलिए ये पहनना पड़ा। प्रीति, ये सब क्या है? तुम ऐसे ही सबके सामने आ गई, तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं है क्या? अरे इसकी माँ ने कुछ सिखाया होगा तभी तो शर्म आएगी। हे भगवान, ये शहर की लड़कियां, इन्हें तो जरा भी शर्म नहीं है। अरे कम से कम आज के दिन तो थोड़ी सी शर्म कर लेती। यूं ही उठकर सबके सामने टावल में आ गई। पता नहीं कैसे संस्कार है इसके। क्या बोल रही है बुढ़िया? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में बोलने की? मेरी माँ जैसी भी है बहुत अच्छी है, तुम्हारी तरह ढोकलेबाजी नहीं करती हैं। हाँ हाँ, तभी तो तुम्हारी माँ के संस्कार तुम्हारे अंदर झलक रहे हैं। सबकी बातें ऐसी सुनकर प्रीति गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो स्कर्ट और टॉप पहनकर बाहर आती है। उसे इस तरह देखकर सभी लोग अपना मुंह बना लेते हैं। तभी राघव उसके पास जाता है और उससे कहता है, प्रीति ये सब क्या है? पहले टॉवल और अब ये, जाओ इसे जल्दी से बदलकर एक अच्छी सी साड़ी पहन कर आओ। अरे अरे, मुझसे शादी करने से पहले ये सब नहीं सोचा था, तो अब क्यों सोच रहे हो? तब भी तो मैं तुम्हें पसंद थी, आज क्या दिक्कत है? अब तक तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, तुम अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन आज तो मेरी पत्नी हो। अरे तुम्हें मेरी इज्जत का तो ख्याल होना चाहिए। प्रीति सबके सामने कई सारे ड्रामे दिखाती है, जिसके बाद कई सारे लोग हवन में से प्रीति के इस बर्ताव को देखकर चले जाते हैं। सत्यानाश जाए इसका। अरे इस लड़की को तो जरा भी हमारी इज्जत का ख्याल नहीं है। इससे अच्छा तो कि मेरा बेटा कुंवारा ही मर जाता। घर के सभी लोग प्रीति से बहुत नाराज होते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुंजन हवन के संपन्न होने के बाद सबको प्रसाद बांटती है। माँ जी, प्रीति को माफ कर दीजिए। दरअसल वह शहर में पली बढ़ी है, इसलिए उसका बर्ताव थोड़ा ऐसा है। धीरे धीरे वह इस घर के सभी संस्कार सीख जाएगी। अरे बहू, कितनी समझदार और सुलझी हुई है तू। तेरे अंदर कितने सारे संस्कार हैं। काश तेरे आधे संस्कार भी प्रीति के अंदर होते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। कौशल्या गुंजन को आशीर्वाद देती है। ये सब प्रीति अपने कमरे में से झांककर देख रही होती है और अपने मन ही मन कहती है, अरे जिसे देखो वह सिर्फ गुंजन की तारीफ करता रहता है। आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं है? मैं सब जानती हूँ। गुंजन ऐसा घर वालों को अपनी ओर खींचने के लिए करती है। एक तरफ प्रीति अपनी हरकतों की वजह से घर वालों की बातें सुनती, तो दूसरी तरफ गुंजन अपने संस्कारों के पीछे सबके मुंह से तारीफ सुनती, जिसके चलते प्रीति को बहुत गुस्सा आता है। एक दिन अचानक से उसकी सास कौशल्या की तबीयत खराब हो जाती है। वो दर्द में तड़प रही होती है। अरे माँ जी, ये क्या? आपको तो बहुत तेज बुखार है। गुंजन अपनी सास के बिना बोले ही उसके हाथ पैर दबाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति अपनी कमरे में अपने आप से कहती है, इस घर में कोई भी मुझे कुछ नहीं समझता। सब तो गुंजन दीदी की तारीफ करते रहते। इससे अच्छा होगा कि मैं अपने पति को लेकर यहाँ से शहर रहने चली जाऊँ। प्रीति राघव को किसी तरह मना लेती है, जिसके बाद वो जाने से पहले अपनी सास को बताने जाती है। कितनी अजीब बात है, आज तो मैं अपने पति के साथ ये घर छोड़कर जा रही थी, क्योंकि मेरी सास की तो सिर्फ एक ही बहू है जो बहुत संस्कारी है। तो फिर मेरा इस घर में क्या काम? लेकिन आपको इस तरह बीमारी का बहाना लेकर एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके बेटे को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। रुक जाओ प्रीति, ऐसा मत करो। माँ जी को तुम्हारी और राघव जी की जरूरत है।
प्रीति किसी की नहीं सुनती और वो राघव को चलने के लिए कहती है। अगर आज आप मेरे साथ नहीं चले तो मैं यहाँ से अकेले ही चली जाऊंगी। फैसला आपके हाथ में है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी माँ को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। आज मेरी माँ को मेरी जरूरत है। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो। प्रीति गुस्से से सामान उठाती है और घर से निकल जाती है, जिसके बाद वो सड़क पर रोते हुए चलने लगती है। मेरी सास और मेरी जेठानी की वजह से आज मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया। अरे ये सब लोग सिर्फ गुंजन दीदी की ही तारीफ करते हैं, किसी को भी मेरी परवाह ही नहीं है। प्रीति ऐसा सोचते हुए चल ही रही होती है कि पीछे उसकी सास उसको आवाज लगाने लगती है। बहू बहू कहाँ जा रही है? रुक जा। अरे बहू मेरी बात मान। देख मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रुक जा। तुझे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा पीछा मत कीजिए माँ जी। मैं अब उस घर में नहीं रह सकती जहाँ कोई मुझे कुछ नहीं समझता। प्रीति ऐसा कह ही रही होती है कि तभी अचानक से कौशल्या के सामने एक बहुत तेजी से कार आती है, जिससे कौशल्या का एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब देखकर प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत अपनी सास कौशल्या को हॉस्पिटल लेकर जाती है। एक्सीडेंट के दौरान कौशल्या को कई सारी चोट लग जाती है। ये सब देखकर प्रीति को रोना आता है और वो अपनी सास से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और आपको अपने पीछे भगाया। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी आप मुझे रोकने के लिए आई और मेरे चलते आपको कितनी सारी चोट भी लग गई। अरे बहू तू ऐसा कैसे सोच सकती है कि तू उस घर की बहू नहीं है? अरे जब राघव तुझे शादी करके घर में ले आया था तभी मैंने तुझे अपनी बहू मान लिया था और तुझे मैं गुंजन की तरह संस्कारी बनाना चाहती थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं माँ जी, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। हमेशा मैंने कई सारी गलती की है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं आपको एक संस्कारी बहू बनकर दिखाऊंगी। कौशल्या प्रीति को गले से लगा लेती है। दोनों सास बहू रोने लगती हैं, जिसके बाद से प्रीति को अपनी सास के लिए संस्कारी बहू बनने की पूरी कोशिश करती है। देखते ही देखते प्रीति के अंदर काफी सारे बदलाव आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।